बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बार माइक चेक कर। जी आ रही है आवाज़, आ रही है। अज नूर दियां बरसातां ने हर पासे अज नूर दियां बरसातां ने। जी, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 को स्टार्ट किया था और आज उसका छोटा सा एक एरिया रहता है, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। सर जी सर ये जो आज चल रहा है MA की क्लास का, उसका क्या करें? MA क्लास का मुझे तो इसका कुछ नहीं पता। मुझे इंफॉर्मेशन आई थी कि आपकी क्लास नॉर्मल टाइमिंग पे है। सर वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी 5 से 7 रख दी है, उनकी 6 से 9 रख दी है। अब हम लोग वो 6 से 7 अब किसकी क्लास है, और जिसकी छोड़ेंगे वो क्लास गई ना। रिकॉर्डिंग्स टाइमली अपलोड होती हैं। अच्छा, ये बात। सर या तो आप 6 पे वाइंड अप कर दें, या सर को कहें कि वो 7 to 10 कर लें। देखिए, मैं अगर 6 पे वाइंड अप कर दूंगा तो मुझे इन्होंने डेडलाइन दी है कि आपने आवर्स कंप्लीट करने हैं संडे तक। अब मेरे सर आवर्स पेंडिंग हो जाएंगे, फिर मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा ना। सर फिर वो आप सर अजीम को कह दें कि वो 7 to 10 कर लें क्लास। हमने तो कह के देख लिया, वो 9 सर to कह रहे हैं। 9 to हाँ 11 जी। लॉ की क्लास। सर वो ला की क्लास सिर्फ 7 बच्चे लेते हैं। सर स्टूडेंट्स तो है ना, लेते नहीं है वो अलग मसला। हाँ, वो जो भी है स्टूडेंट तो बारह है ना। लेकिन सर लेकिन अकाउंटिंग का ज्यादा। मैंने उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे कि आपकी क्लास रूटीन में शुरू होगी, मतलब 7 मे बी पॉसिबल कि सर फिर इसको जो सर अजीम है शायद उसको 7 पे शुरू करें, यही सर पॉसिबल वो है। सर हसीम से बात ये है, वो भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप रिकॉर्डिंग ले लें। रिकॉर्डिंग तो पिछली आज तक अपलोड नहीं हुई, अब अगली का पता नहीं। किसकी रिकॉर्डिंग ले लें, यानी FA की रिकॉर्डिंग ले लें? सर वो कहते हैं कि आप MA की पहले और की क्लास की रिकॉर्डिंग ले लें। सर अगर हम पहला और मिस करते हैं, फिर अगले 2 और भी कुछ नहीं समझ आना। टॉपिक तो शुरू हो गया होगा, और हम्म वैसे भी रिकॉर्डिंग तो अपलोड होती नहीं है। फिर कल वाला भी नहीं समझ आएगा, परसों वाला भी नहीं आएगा, एंड सो ऑन। फिर सिलेबस तो क्या। हम्म सर मैं भी भाई की बात से एग्री करूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही इशू आता है। ये क्या कह रही है सर, FA 4 to 6 कर लें अगर? क्या बात, 4 to 6 में ये बंदे नहीं मानेंगे जॉब वाले।
नहीं सर ऑब्वियसली सर हम काम करते हैं सर, 4 to 6 में बिल्कुल भी वारा नहीं खाता सर, कितना यार करेंगे। 2-3 दिन रह गए हैं, मेरी बात सुने, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं मेरी, आज कल और परसों 3 दिन है, उसके बाद ये क्लास खत्म है, फिर संडे की क्लास है, बस और कुछ नहीं। सर वैसे आपने कहा था कि कोई फिजिकल, हम 8 पे कोई 7-8 फिजिकल क्लासेस भी रखेंगे। वो नहीं माने अभी फिलहाल उसके ऊपर, वो कहते हैं अभी अब इसको ऐसे ही चलाएं। हमने ये कहा था कि स्टूडेंट हर तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए ना। जरा ये फिजिकल स्टार्ट तो होने देना क्लासेस, अभी वहाँ पे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं ना हुई। यकीन माने सर रोज जाते हैं हम आईसीएम में और सारी क्लासेस खाली पड़ी हैं। नहीं फिजिकल नहीं है, ये साल से तो स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस दे रहे हैं। बहरहाल ये तो अब इस पे तो अभी चले, जैसे अभी ये 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ा मैनेज कर लें इसको। क्योंकि सर अगर 2-3 दिन रह गए हैं तो ये लोग हमारा ख्याल करके 2-3 दिन एक्स्ट्रा आवर्स कर लें। इन्होंने हमारा मैनेजरियल लेवल 1 में भी ऐसे ही किया, ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हुई, एक तो 90 आवर्स का सिलेबस उन्होंने पता नहीं 40 आवर्स में कर दिया, 45 आवर्स में। आपको पता है एफसीए में कैसे सब्जेक्ट है, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जी हम पागल हुए हैं इस वक्त। सही है। नहीं मैं क्योंकि 40 आवर, मैंने ये 50 आवर्स में भी ये कोर्स करवाया था, मुझे याद है मैंने कैसे करवाया था। तो सर ये तो आप भी जानते होंगे कि बच्चों के साथ ज्यादती है, और अब फिर से ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और हालांकि इन्होंने कहा था कि अब इस बार पूरे आवर्स ये वो, अब तो वैसे इनको चाहिए था कि यही ऑनलाइन जो है फिजिकल में कन्वर्ट कर देते, नहीं किए, हम चुप करके बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। फिर अगर ये लोग रिकॉर्डेड का कहीं तो वो तो हम वो जो इन्होंने रिकॉर्डेड ऑनलाइन अपलोड किए ना वो भी ले सकते थे, लेकिन हमें लाइव क्लास लेनी है। सर आपने कहा था, हम इसलिए बैठे हुए थे कि आपने कहा था कि साहब मैंने बात की है तो हम एंड पे 7-8 लेक्चर ले लेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप भी कर लिया करें, फिर ये ऑनलाइन रखें ना करें। या तो सर सारे बच्चों को चाहिए कि हम सर सारे इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। बात ये है कि एक तो फिजिकल क्लासेस में जो ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का टाइम आने जाने का जो वेस्ट करना है, दौड़ पे जाता है बंदे को, घंटा जो है ना बर्ड साइड पे लग जाता है। सेकेंडली ये है कि पूरे 5 साल तक स्टूडेंट्स वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, वहां पे पॉसिबल के सारे कैप्सूल्स यार माइक ठीक कर ले यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वहां से बाहर वाले क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, मुझे 1 मिनट देना, मुझे 1 मिनट आप दें। राव साहब गाड़ी चल रही है, साहब क्लास में है कि नहीं?
जी जी, क्लास में आवाज आ रही है आपको? क्लास, यस सर, आवाज आ रही है सर। आप अच्छा ऐसा है कि आज मैं आपको 6 बजे फ्री कर रहा हूँ, ठीक है? क्लास, जी जी सर, थैंक यू आपको सर, सुन रहा ठीक हूँ। है। जी 6 बजे मैं फ्री कर रहा हूँ, कल से रूटीन पे आ जाएगी चीजें, ठीक है? ओके सर, अरिगातो। ठीक है, ओके। अगर बात नहीं हुई फिर ये फिजिकल्स की? फिजिकल की मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं कि सर ये पहले आवर तो पूरे करें फिर आपको दे देते हैं। असल में ना और इन्होंने बाद कुछ में कह देना कि नहीं टाइम अब पूरा हो गया, क्लासेस पूरी हो यार गई। मेरी बात मैं तो आपके पास हूँ ना, तो हूँ, ठीक है? मैं सर आपको ऑनलाइन पे आप वो करवाएंगे, यानी कि रिवीजन के लिए कुछ क्लासेस अरेंज करवाएंगे? नहीं, ये मेरे पास गूगल ड्राइव का ऑप्शन है ना, वो मेरे पास जो मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ ना, वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी अभी अपना जो रिकॉर्डिंग्स है ना, वो मैंने बनानी है अपनी सारी चीज़ों की, और जो चीज़ें आपको डिफिकल्टी, मैं आपको ना हर चीज़ का ऑप्शन दे के जाऊँगा। मिसाल ये है कि मैं कोई हाई फाई कमिटमेंट नहीं आपसे करके जाऊँगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें सारी दे जाऊँगा, ठीक है? आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, हर चीज़ का सलूशन दे के जाऊँगा, ठीक है? तो मीन टाइम अगर हुआ ये क्लासेस फिजिकल स्टार्ट होने दें, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन ना आई थिंक प्लान हुआ है, फिजिकल होगा, वो जो भी होगा, वो जब फिजिकल क्लासेस एक्टिविटी क्लास वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर हम कोई ना कोई इनसे बात करके ना एक दो सेशन रख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो इस बात पे नहीं एग्री कर रहे हैं कि अभी वो कह रहे हैं कमिटमेंट ना करें, क्योंकि कमिटमेंट होती है ना तो फिर वो फिर बात फिर खराब होती है कि बाद में आपने टाइम भी करने वाली बिल्कुल बात। थोड़ा ही रह गया, अगस्त में तो टेंट है हमारी, अगस्त में तो पेपर देने हैं। यार अभी आज तो पेपर हुआ है, यही कल तो मेरे ख्याल से पेपर हुआ है अभी इस अटेम्प्ट का, तो 2 महीने का तो गैप होता ही है ना अटेम्प्ट के अंदर मिनिमम। सर तो अगस्त में टेंट आएगी ना, अगस्त में टेंट हाँ, आएगी। तो अगस्त के इन्हीं डेज में अटेम्प्ट आएगी ना, तो तकरीबन 2 महीने का गैप तो आपके पास है ना। 2 महीने तो बहुत होते हैं यार, 15 बीच दिन के। में हाँ जी, ईद भी आ जानी है बीच में ना, ईद बकरा ईद मेरी भी आ जानी मेरे है। कितने दिन इतनी ईद छुट्टी? लड़कों को 2 दिन छुट्टी ईद की होती है यार। 3 दिन ईद की चल छुट्टी 3 होगी दिन, सर, चल 5 3 दिन दिन, उधर एक जानवरों मिनट को बात, हमने जो मैनेज छाड़ दे, करना होता है सारे एक लड़कों मिनट, ने करना और होता है। मेरी बात सुन लेना। 60 दिन में से 3 दिन 57 दिन निकाल ले, ठीक है? फिर तुमने कहना है सर हमने 14 8 अगस्त भी घंटे, है। हाँ 14 अगस्त भी निकाल दें, फिर संडे भी निकाल दें, फिर फ्राइडे की जुम्मे की नमाज भी निकाल दें, फिर रातों की नींद भी निकाल दें, तो तुम्हें 4 दिन रिमेनिंग रह देने हैं, ठीक सर है? हफ्ता 10 दिन बकरा खाना भी तो है। हाँ, वगैरह खाना भी तो ये है वो, उसके बाद नींद खाना आएगी खाने खाना के पीना बाद। भी बड़ा जरूरी अच्छा मेरी काम है। बात सुन, 1 घंटे की क्लास में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, कर लें। तो वो कोई ना, मैं आपको ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, एक टॉपिक वो छोटा सा, बल्कि वो गिनती में भी नहीं है किसी टॉपिक के अंदर, IFRS ये जो ग्रुप अकाउंट्स का, लेकिन मैंने आपको डिटेल करवाना है इंशाल्लाह। 2-3 क्लासेस अभी रहती हैं, मैं करवा दूंगा, ठीक है? आज का मैंने कुछ मिसलीनियस इश्यूज थे वो मैंने कराने हैं, ठीक है? आज का वैसे भी घंटे की क्लास है, घंटे में ग्रुप अकाउंट शुरू होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी। तो वो डोंट वरी के यूट्यूब चैनल में सजेस्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसा चैनल है भी नहीं है। देखिए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर जो भी मटेरियल इस वक्त पड़ा हुआ है ना, वो बड़ा स्कैटर्ड है, ठीक है? तो मैं आपको जो चीजें, अव्वल तो मैंने कोई टॉपिक छुड़वाया नहीं है, जो टॉपिक मैंने बताया, जो टॉपिक मैंने छुड़वाया है ना, उस ये छुड़वाया से मुराद है कि जो टॉपिक मैंने कहा पढ़ ले, मैंने उसके अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं प्रॉपर, और वो बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर आप वो लेक्चर वॉच करेंगे, किस बंदे ने मेरे वो IFRS 15 के लेक्चर वॉच किए हैं तीनों? एनी स्टूडेंट हैज वॉच्ड? जी, किसी ने वॉच नहीं किए अभी? जी सर, IFRS 15 के रेवेन्यू के किसने वॉच किए हैं मेरे लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए? रेज योर हैंड्स। चेक करता हूँ। ओके, खुजैमा ने किए हैं, रिता ने किए हैं, ठीक है? बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर मैंने एक चीज़ उसको एक्सप्लेन किया, आप भी जाके उसको वॉच करें, वो गूगल ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं शेयर फोल्डर में, ठीक है? सर जी जी, सर जो आपने करवाया वो तो सारा ठीक है, मतलब कि उसकी तो रिवीजन की भी खास जरूरत नहीं है। जो कुछ चीज़ें हैं जैसे पास पेपर्स में हैं, कुछ कैश फ्लोज में मसले हैं, कुछ बोर्डिंग कॉस्ट के जो क्वेश्चंस करते हैं मसले आते हैं। मसले तो हर वक्त रहने हैं, मसले तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन ये कि इसका हमने मिनिमम चीज़ कर ली है, अब उसकी प्रैक्टिस है। और अभी आप पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, पहले आप MCQs कंप्लीट करें, जितने भी MCQs मैंने करवाए हैं। आपके MCQs बैंक के अंदर
जितने भी एमसीक्यूज है ना पहले वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब आपका जो पैटर्न है ना वो पास पेपर्स वाला पैटर्न नहीं है, अब आपका पैटर्न है एमसीक्यूज वाला। तो पहले आप ना एमसीक्यूज किट कंप्लीट करें जो मैंने आपको दिया। मैं आपको ना एक और किट भी थोड़े दिनों में भेज दूंगा, ठीक है, वो बीपीबी की किट है, वो भी मेरे पास है, उसके अंदर भी तकरीबन 350-400 एमसीक्यूज है। अब बताएं 300-1000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके पास आ जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक दो वेबसाइट है जो मैं आपको ना उसके लिंक भेजूंगा, और उसमें मसला ये है कि उन्होंने ना वहां से एमसीक्यूज रिमूव कर दिए हैं और उन्होंने उसको पेड में डाल दिया है, लेकिन पहले वो फ्री था लेकिन अब वो पेड हो गया है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर वो मैं देखता हूँ कि कोई और वेबसाइट मुझे मिलती है, पायरेटेड कहीं से मिल जाए अगर आपको उसका ऐसा। पायरेटेड नहीं ना मिलती है चीजें, इस तरह की चीजें पेड ही होती हैं, ठीक है ना Yes, ये। sir. लेकिन मैं आपको जो 3 मैंने आपको किट्स दी है ना, एक एमसीक्यू बैंक में 2 किट्स हैं, उसके अलावा मैं एक किट आपको और देके जाऊंगा, उसमें सोल्यूशन भी है, ठीक है। वो ये तमाम चीजें आप कर लें, ठीक है। और मैं फिर ये और फिर ना 10-15 दिन का गैप करें, क्लासेस को स्टार्ट होने दें, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक दो फिजिकल सेशन कर लेते हैं, लेकिन वो भी क्लासेस को स्टार्ट होने के बाद इंशाल्लाह। सर कुछ पढ़ लें अब हम? हाँ जी बिल्कुल पढ़े, मैं तो बिल्कुल पढ़ाने के लिए आया था। सर सॉरी, बस एक लास्ट रिमाइंडर था कि हमारी लेसर की अकाउंटिंग अभी रहती है सारी। मैंने वही अभी आज करवानी है। अच्छा बच्चे घबरा गए मसला, हैं ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अगर मैंने 100 टॉपिक करवाए ना और उसमें से 0.1% नहीं करवाया, तो वो आप 0.1% को देख रहे हैं सिर्फ। लेसर की अकाउंटिंग कहीं लिखी भी नहीं हुई है आपके अंदर, ठीक है, और ना आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। वो एमसीक्यूज में इसलिए है कि वो एमसीक्यू आपकी बॉडी के नहीं है, वो एमसीक्यू सीए की बॉडी के हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी किट है ना वो भी एसीसीए की है, उनके अंदर लेसर की अकाउंटिंग उन्होंने बाद औक़ात पूछी हुई है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल मैं लेसर की अकाउंटिंग वो करवा देता हूँ। चले पहले वही कर लेते हैं जी, लेसर की अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा IFRS 9 कंप्लीट हो गया है। IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की डेफिनेशन और इसकी रिकग्निशन के क्राइटेरिया थे, वो हमने पढ़ने थे। अब दो चीजें हैं, हाँ अभी रिकग्निशन जो है ना वो हमने पढ़नी है कि इसको किस तरीके से मेजर करना है, ठीक है। एक टॉपिक तो वो है या एक लेसर अकाउंटिंग है, दोनों में से कोई एक टॉपिक आज हो सकता है, उसमें से वो भी कर लेंगे। यही कर लेते हैं ये जो आप कह रहे हैं रिकग्निशन वाला, क्योंकि हमारा रिवीजन भी किया है। जी ठीक है जी, ठीक है जी, बस पहले अब एक टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेना जो चल रहा है। अब केसर चेंज करेंगे हमारी तो फिर हम तो हो जाएंगे। ओके जी, IFRS 9 के अंदर अब फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिफाइन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इशू होता है वो होता है इसकी जो मेजरमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो मेजरमेंट हम पहले डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब हमने फाइनेंशियल एसेट को डिफाइन कर लिया, अब फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट की बात करते हैं, जब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या किसी कंपनी के शेयर्स हैं या किसी कंपनी का बॉन्ड्स हैं, यानी या वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या वो किसी कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो पहले हमने ये डिसाइड करना है कि वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, ठीक है। अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है वो किसी फर्म का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, यानी किसी कंपनी के शेयर हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है उसको मेजर करने के बुक्स के अंदर, ठीक है, दो ऑप्शन है मेजर करने के उसके अंदर।
एक को हम कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो पहले तो ये समझिए ना कि हमारे पास एक, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी पे डिसाइड होगा कि हमने कौन सी सिलेक्शन करनी है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने उसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग टू रियलाइज शॉर्ट टर्म गेन्स, अगर हमने, हमारा मकसद उसको होल्ड करने का ये है कि हमने उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है, जैसे लोग शेयर परचेज करते हैं और उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पास रखते हैं, और जब उसकी अच्छी प्राइस मार्केट में मिलती है तो उसको सेल कर देते हैं। अगर कंपनी की इंटेंशन किसी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रखने की ये वाली इंटेंशन है, तो फिर वो ये कैटेगरी पे उसको मेजर करेगा। और इस कैटेगरी में क्या होता है कि क्रिप्टो भी शामिल हो सकता है इसमें, फेयर जो इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो, हाँ जी, क्रिप्टो नहीं करेंसी जो वो करेंसी तो नहीं है ना, वो किसी इक्विटी कंपनी की इक्विटी तो नहीं है ना, वो तो एक करेंसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और वो एक तरह से ना स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो अभी ये नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जरा इसको मुझे कंप्लीट करने दें, इसमें चीजें बहुत सारी आएंगी। और ये टॉपिक आपका ना, टॉपिक आपका ये स्ट्रेटेजिक लेवल का है, इसके अंदर आपने डेरिवेटिव्स को भी पढ़ना है और बहुत सारी चीजों को और ही पढ़ना है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट भिजवाया था लास्ट क्लास में, मैंने बिल्कुल एंड पे करवाया था, वो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट में से कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, कौन सा फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी डिफाइन हो जाता है तो उसको किस तरीके से आपने मेजर करना है या किस मेथड के तहत आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए बस ब्रॉड। अब इसकी फर्दर डिटेल कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी अकाउंटिंग डिटेल, उसकी उसके 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 डिस्क्लोजर्स कैसे बनने हैं, इसकी सब्सिक्वेंटली अगर कोई आप इसको सेल करते हैं या इसमें इसकी वैल्यू में कोई लॉस हो जाता है, ये एडवांस इश्यूज हैं, ये आप जाके स्ट्रेटेजिक लेवल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम देख रहे हैं कि अगर आपकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव होल्ड करने का ट्रेडिंग है तो आप जिस कैटेगरी पे इसको होल्ड करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें करते अब ये है कि अब आपने करना क्या, आप क्या करते हैं कि जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेस at each reporting date is recognized into profit and loss, ठीक है। हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप क्या करेंगे, इसकी फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे, और फेयर वैल्यू कंप्यूट करके जो भी फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेस होंगे वो आप प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे, ठीक है। ये इस कैटेगरी में करते हैं, और ये इसको हम ना डिफॉल्ट कैटेगरी भी कहते हैं, यानी जब आपने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किया तो बाय डिफॉल्ट, और आपको नहीं बताया कि उसको किस कैटेगरी में रिपोर्ट करना है, तो इस कैटेगरी में आप इसको रिपोर्ट करते हैं। ये है जी पहली इंटेंशन टू फॉर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं और आपकी इंटेंशन ये है कि उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म गेन या लॉसेज रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो आप ये वाली कैटेगरी मेजरमेंट की यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड करना है, ठीक है, या आपने उसको होल्ड किसी अदर देन कोई पर्पस है, यानी आपने उसको होल्ड करना है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या इंटेंशन टू होल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जिस जगह से आप उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड रखते हैं, ठीक है, आपका मकसद शॉर्ट टर्म गेन लॉसेज नहीं है, फिर अगर उसमें जो गेन और लॉसेज आते हैं
gains and losses are recognized in OCI at each reporting date. फिर जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सेक्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, यानी जो आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पोर्शन है जहां पे हम सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन को भी रिपोर्ट करते हैं, उसी सेक्शन के अंदर फिर आपने गेन्स एंड लॉसेस को रिपोर्ट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है उसके अंदर इसके गेन लॉसेस को नहीं रिपोर्ट करना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो दिस विल बी इररिवोकेबल सिलेक्शन। इररिवोकेबल सिलेक्शन यानी अगर आपने एक दफा किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई कर दिया है तो अब आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी आपको इसको इसी में चलाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसको सेल करेंगे, जब ये इन्वेस्टमेंट सेल होगी तो जो गेन अनरियलाइज या लॉसेस अनरियलाइज पड़े हुए हैं उधर ओसीआई में, तो वो सारे के सारे फिर आप क्या ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो आपने उसको मेजर करने के लिए पहले ये देखना है कि आपकी इंटेंशन क्या है और उसी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली फिर आपने मेथड को सिलेक्ट करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है तो यहां आपके पास 3 ऑप्शन है उसको रिपोर्ट करने के। यू हैव 3 ऑप्शन टू रिपोर्ट द डेट इंस्ट्रूमेंट। सर जब ये ओसीआई वाली सेल होगी तब इसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा? जी जी, जिस तरह वो हमारा उधर भी करते थे ना हम लोग, क्या कहते हैं उसमें प्रॉफिट IAS 16 में भी, कि जब वो एसेट हम सेल करते थे, डी रिकॉग्नाइज करते थे, तो उसका जो प्रॉफिट या जो होता था ना, जो भी उसके बाद जो भी सरप्लस का बैलेंस होता था वो हम ट्रांसफर कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस में या रिटेन अर्निंग में। अच्छा सर, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जो अपना प्रॉफिट होता है उसको अनरियलाइज रख लेते हैं, लॉस को नहीं रखते, तो यहाँ पे हम लॉस को क्यों अनरियलाइज रख रहे हैं ओसीआई में? देखिए गेन्स एंड लॉसेस, देखिए आपका जो मकसद है ना वो बिल्कुल सही बात है कि आपका मकसद ये है कि उसको रख रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है ना उसको होल्ड रखने की है, सेल करने की नहीं है। ठीक है, उसकी इंटेंशन टू होल्ड रखने की है। ठीक है, आपने अभी वो सेल तो नहीं ना करना, आपका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है सेल, और हो सकता है कि ये कुछ दिनों में जब आप इसको होल्ड रखेंगे ना, जब आप उसको कौन से है यार, ये कौन बंदा है? सर कोई मुल्तानी है भाई, है मुल्तानी सराइकी भाई लग रहा है। बिल्कुल सही है, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट मुताबिक आप करते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन इसको होल्ड करने की है। ठीक है, योर इंटेंशन, और इन मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो एक दफा के अप और डाउन की वजह से आप उसको वॉच करते रहते हैं। एक दफा का डाउन में भी पॉसिबल अगली दफा के अप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और अगर ये मुसलसल लॉस दे रही है तो आप फिर उसको सेल करके उस लॉस को रियलाइज करके इन्वेस्टमेंट ही क्लोज कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इंटेंशन होती है ना होल्ड करने की, वो कुछ और होती है। नॉर्मली आप इस इन्वेस्टमेंट को जब होल्ड करते हैं ना, तो आपकी कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है होल्ड करने का, इसीलिए आप उसके गेन्स एंड लॉसेस को ओसीआई में ही रखते हैं। सर ये ओसीआई से पीएनएल में कब ट्रांसफर होते हैं? जब सेल हो जाएगी। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम इस पे गेन और लॉस कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब सेल करेंगे ना, आपने शेयर परचेज किए हैं तो आप उसको सेल भी तो करोगे ना। ठीक है सर, लेकिन ये तो गेन और लॉसेस एट द टाइम ऑफ सेल हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो फिर ये ओसीआई में क्यों जाएंगे, तो डायरेक्ट पीएनएल में क्यों नहीं जाते? इसलिए कि इसका आपकी इंटेंशन उसको होल्ड करने की है, सेल करने की नहीं है। आप देखिए ना, इंटेंशन टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, जब तक हम इसको होल्ड करते हैं तो उस पे कोई गेन या लॉस आ सकता है? हाँ जी आता है यार। देखो ना, आपने एक शेयर 5 साल के लिए होल्ड रखना है, आपकी इंटेंशन है जी मैं इसको 5 साल के लिए होल्ड रखूंगा, तो हर साल तो उसकी वैल्यू में प्लस माइनस आएगा ना। आपने 100 रुपए का परचेज किया था, साल के एंड पे वो 105 रुपए का हो गया, तो 5 रुपए गेन तो आ गया ना। ठीक है, तो उस फेयर वैल्यू को आप रिफ्लेक्ट तो करोगे ना अपनी बुक्स के अंदर। सही है जी। अच्छा, अब डेट इंस्ट्रूमेंट होगा
तो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 इज amortized कॉस्ट, amortized कॉस्ट। नंबर 2 इज यही वाली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और नंबर 3 इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। जी, जब आपकी इंटेंशन, यहाँ पे भी इंटेंशन का इशू है कि जब आपकी इंटेंशन, यहाँ पे इंटेंशन होती है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। किसी डेट इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी तक अगर आपने उसको होल्ड करना है, यानी आपके लिए 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं। देयर आर 2 कंडीशंस मेट। वो क्या है? नंबर 1, इसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? होल्ड टिल मैच्योरिटी। जो आपका बिजनेस मॉडल है वो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करने की उसकी डिसीजन है। और नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्शन। जो उस डेट इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपने कलेक्ट करने हैं थ्रू आउट उसकी लाइफ के। अगर आपके ये 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आप उस फाइनेंशियल एसेट को amortized कॉस्ट पे रिपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने लीज ऑब्लिगेशन को amortized कॉस्ट पे रिपोर्ट किया था ना, उसकी वही लायबिलिटी थी, लेकिन वो लेसर के लिए एक फाइनेंशियल एसेट है, और वो ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है भाई, देखिए ना, अगर हम लेसर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो एक चीज जो लेसी ने पे करनी है तो लेसर ने तो रिसीव करनी है ना, तो लेसर के लिए वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने होल्ड रखनी है टिल मैच्योरिटी। ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूं। इसलिए के लिए इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज किए हैं और बॉन्ड की जो टर्म है वो 5 साल की है, तो आपने डिसाइड ये किया है कि ये पूरे 5 साल में बॉन्ड को होल्ड रखूंगा। ठीक है, और जो भी इसकी 5 साल के अंदर जो इसकी लाइफ में उसके जो कैश फ्लोज हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट मैं कलेक्ट करूंगा। अगर ये इंटेंशन है तो आप उसको फिर amortized कॉस्ट पे रिपोर्ट करेंगे। और amortized कॉस्ट से मुराद वही टेबल है जो हम लीज के अंदर बनाते हैं, सेम वही टेबल आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। और अगर ये आपकी इंटेंशन नहीं है कि आपने उसको होल्ड मैच्योरिटी तक नहीं रखना, यानी ये वाला है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और ये है होल्ड फॉर सम टाइम बट सेल बिफोर मैच्योरिटी। सॉरी, ये उल्टा मैं लिख गया हूं, ये इधर आएगा, होल्ड फॉर सर्टेन बिफोर मैच्योरिटी, और ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इधर आएगा। अगर आपने किसी फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, यानी आपने बॉन्ड परचेज किए हैं और आपका मकसद ये है कि थोड़े दिनों में जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो हम इसको सेल कर देंगे, तो वो फिर उस कैटेगरी को आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरीज हैं जिसमें हम उसको रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें भी जी, इसमें कोई और चीज कंफ्यूज कर रही है आपको? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एसेट्स की
क्लासिफिकेशन है, और अगर आप इसमें थोड़ी सी बुक्स वगैरह देखेंगे तो उन्होंने इसका फ्लो चार्ट ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, लेकिन बहरहाल एट दिस लेवल आपके लिए ये इनफ है कि आप ये वाली क्लासिफिकेशन को बस स्टडी कर लें, ठीक है। और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ 2 ही है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ 2 ही है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज मेजरमेंट, यानी अगर आपकी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, यानी आपने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, यू आर द इश्यूअर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, तो उसकी जो डिफॉल्ट कैटेगरी है, डिफॉल्ट कैटेगरी, क्योंकि आप जब कोई बॉन्ड इशू करते हैं तो आपकी इंटेंशन ये होती है कि आपने मैच्योरिटी तक इसको लेके चलना है, और मैच्योरिटी के बाद जाके आपने उसको फिर रिडीम करना होता है। तो डिफॉल्ट कैटेगरी होती है एमोर्टाइज कॉस्ट, एमोर्टाइज कॉस्ट। और अगर आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप इस बॉन्ड को जो आपने इशू किया हुआ है, जो आपके पास फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आप किसी और लायबिलिटी से ड्यूरिंग द पीरियड उसको एक्सचेंज करवा लेंगे, या आप उससे कहीं सेटल कर देंगे, इसमें थोड़ी सी ज्यादा